नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज बुधवार एडिशन। और आज टक्कर के बुधवार एडिशन में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के एक बहुत बड़े आंकड़े की, बहुत बड़े डेटा की, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट आई है। इसको लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है और जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे व्यूअर्स, तो यकीन करिए आप हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 179 यानी 179 ओबीसी जातियां हैं, जिनमें से 118 यानी 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं, जबकि केवल 61 हिंदू ओबीसी जातियां शामिल हैं। यह हाल तब है जब बंगाल की 70% आबादी हिंदू है। बंगाल ही नहीं, बिहार, राजस्थान और पंजाब में भी हिंदू ओबीसी का हक मारा जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या तुष्टीकरण के लिए ओबीसी समुदाय के हक में एक बड़ी सेंधमारी हो रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पे। तुष्टीकरण का मारा, ओबीसी बेचारा। आज की ये जो रिपोर्ट है, आज की ये जो चर्चा है, ये वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम निष्कर्ष दिखाएंगे फ्री वाली पॉलिटिक्स पे, उसके बड़े साइड इफेक्ट पर। आज जरूर देखिएगा सीएनबीसी आवाज का टक्कर का ये एडिशन। रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ओबीसी के भाइयों का बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है, उनके हितों का। जहां तक पंजाब की स्थिति है, ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत 25% है, लेकिन वहां ओबीसी का लाभ सिर्फ 12% लोगों को दिया गया है। ये कोई हवाई राजनीतिक आरोप नहीं है। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, उसका दावा है कि पश्चिम बंगाल में 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा हासिल है। इसमें 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं और 61 हिंदू ओबीसी जातियां हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या 70% है और मुस्लिम जनसंख्या 27% है। पंजाब में गणित समझिए, पंजाब में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोटा 25% है, लेकिन 12% ओबीसी समुदायों को ही इसका लाभ मिल रहा है। यह रिपोर्ट उन नेताओं के लिए आईना है जो ओबीसी के नाम पर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अब इस रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला दावा देखिए। एनसीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में म्यांमार और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। हमें जो शिकायतें मिली है उसमें यही शिकायतें मिली है कि घुसपैठ करने वाले लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है, उनको खुश करने के लिए। असल में जो ओबीसी है उन लोगों को उनके अधिकार छीना जा रहा है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तुष्टीकरण के लिए ओबीसी समुदाय के हक में सेंधमारी हो रही है? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुष्टीकरण ने छीना हिंदुओं का हक। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं स्क्रीन पे। आरक्षण में सियासी छल का विश्लेषण। बंगाल का हाल, 169 जातियों को ओबीसी का आरक्षण। ओबीसी लिस्ट में 118 मुस्लिम जातियां, ओबीसी की लिस्ट में मात्र 61 हिंदू जातियां। बड़ा तथ्य, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है और पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी करीब 70% यानी 70% है। उसके बाद बिहार पर क्यों सवाल है, आइए वो भी बता देते हैं। बिहार में कई ऐसे लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट मिले हैं जो बिहार में ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या खेल है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोटा 25% है। अभी मात्र 12% ओबीसी समुदाय को ही इसका लाभ मिल पाया है। लेकिन जो बड़ा आज का मूल सवाल है, जिस सवाल को लगातार उठाया जा रहा है, और वो सवाल ये है, क्या सियासी लाभ के लिए हिंदू ओबीसी का हक मारा जा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए आज 3 दिग्गज मेहमान साथ जुड़ रहे हैं। इस पर संवाद करने के लिए मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, संजय सिंह है, सांसद आम आदमी पार्टी के,
कीर्ति आजाद है सांसद टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आजाद साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी करते हैं उसकी सरकार का आंकड़ा मेरे पास है। 179 जातियों को ओबीसी आरक्षण है, जिसमें से 118 ओबीसी में मुस्लिम जातियां हैं और मात्र 61 हिंदू जातियां आ रही हैं उसके अंदर। और जबकि आबादी का अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो हिंदू आबादी बंगाल में 70% है और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है। तो जो डेटा सामने निकल के आ रहा है वो क्या कह रहा है? क्या जो बीजेपी का आरोप है, जगत प्रकाश नड्डा का आरोप है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप है कि देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, यानी तुष्टीकरण कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान का एजेंडा तो इनका सदैव रहा है, कोई नई बात थोड़ना है। अब कहीं नहीं चली, हिमाचल में नहीं चल पाया, पंजाब में नहीं चल पाया, कर्नाटक में नहीं चल पाया, इनका बजरंग बली को इन्होंने बजरंग दल से जोड़ दिया, अब गालियां अपने ऊपर ले ली, तालियां बजवा लिए, सब कुछ कर लिया। जब इनका कुछ नहीं चला, मरता क्या ना करता वाला हिसाब है और यहां पर ये पहुंच गए। अभी आपने जितने भी आंकड़े दिए वो आंकड़े आपने विपक्ष के राज्यों के दिए हैं, जो विपक्ष की जहां पर सरकारें हैं। जरा कम से कम इनके यूपी का भी दे देते, थोड़ा आपका मध्य प्रदेश का भी दे देते, महाराष्ट्र का भी दे देते, तो फिर तुलनात्मक बात होती। ऐसा लगता है कि संभवतः एक तरफा किसी को घेरने का, विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं आप, और जो सत्ता पक्ष हैं, जो डबल इंजन की सरकारें हैं, उनको आप नहीं बता रहे हैं। खैर, यह तो अलग बात हुई। रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, और यह मैं पूरे प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। 2015 में बिहार के इलेक्शन चल रहे थे और अक्टूबर नवंबर में इनकी जो मात्र संगठन है राष्ट्र सेवक संघ, उनके जो बॉस हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन के ऊपर अब सोचने की आवश्यकता है, उस पर नहीं सोचेंगे तो रिजर्वेशन गड़बड़ चल रहा है। मैं चलिए ना सीधा गुजरात से शुरू कर देता हूं। वहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन, पिछले साल ही चुनाव होने थे निकायों के जी, और उस समय स्टेट इलेक्शन ने ही कहा था कि ये 10% जो ओबीसी आपने लगाए हुए हैं इसको खत्म कीजिए, इसके ऊपर दोबारा आप सोचिए कि क्या करना चाहिए। गुजरात में 52% ओबीसी हैं और वहां पे 27% केवल लोगों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिला है। उसमें से भी वो 10% कम कर दीजिए जो स्टेट ने दिया है, तो साफ पता लग जाएगा कि ये चाहते ही नहीं कि ओबीसीओ को रिजर्वेशन मिले। इनको केवल देश को हिंदू मुसलमान में जो करना है और ओबीसी में भी हिंदू मुसलमान लेकर के आना है। और आप भी उस एजेंडा में पता नहीं कैसे फंस जाते हैं। अमीश देवगन जी, आप तो इतने वरिष्ठ और पत्रकार हैं कि आपको नहीं फंसना चाहिए इन सब चीजों में। नहीं, मैं तो किसी चक्कर में नहीं फंस रहा। मैं तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के डाटा को साथ लेकर आया हूं और मैं आगे भी आप इससे सवाल पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपने सारे तथ्यों को सुना हमारी रिपोर्ट के अंदर, जो कि सारे फैक्ट्स के ऊपर आधारित हैं। कोई इधर उधर की हम बात नहीं कर रहे। जो आप आरोप लगा रहे हैं या कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, उन पे भी नहीं मैं बात कर रहा। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। जो बात गुजरात की कही, वो बात कीर्ति आजाद की जायज है कुछ हद तक। मेरा सीधा सवाल है, क्या आप इस पूरे मामले में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जैसा कीर्ति आजाद का आरोप है? और ये क्या ओबीसी के खाते में भी अब तुष्टीकरण की घुसपैठ हो रही है? देखिए, जो आपने आंकड़ा दिया, मैं उससे और इनको इंप्रोवाइज करके आंकड़ा दे देता हूं। पहली बात, 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने तक पश्चिम बंगाल में केवल 108 जातियां ओबीसी में थी। उसके बाद 71 और ऐड की गई हैं, तो 179 हो गई। तो पहले तो मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, 71 जातियां ऐसी हैं होती हैं जो 2011 के बाद ओबीसी बनी हैं, मगर जब नैरेटिव सेट करना होता है हिंदू समाज को तोड़ने का, जो 10 साल पहले आए उनको 10,000 साल पहले का जोड़ दिया जाता है। पहला तो यह फैक्ट बताता हूं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 71 जातियां जोड़ी गई है ना, उसमें 65 मुस्लिम है। 71 में 65, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं जनाब। और जब ओबीसी कमीशन ने उनसे पूछा कि 91% मुस्लिम जातियां कैसे आ गई ओबीसी में, तो पहले जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, ये लोग पहले हिंदू थे, फिर कन्वर्ट हो गए, इसलिए इनको ओबीसी में रखा गया। तो जब ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतना लार्ज स्केल कन्वर्जन कैसे हुआ, फिर उसका उत्तर दीजिए, तो वहां पे लोग दाएं बाएं कर गए, उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है। और इसमें एक टेक्निकल बात कहूं आपसे, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है।
जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था 86, 87, 88 में, और जैसे लगा कि हिंदू एकता दिखेगी, तुरंत जातिगत राजनीति उसके बाद शुरू हुई थी। उसके बाद फिर ये बात सामने आ गई। इसमें कोई नई बात नहीं। और एक और बात बता दूं, ये जितने दलितों पिछड़ों के नंबरदार बनते हैं, ये केवल तभी तक हैं जब तक सामने दूसरे वाला मजबूत वोट बैंक ना दिखने लगे। जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक दिखता है, सरेंडर। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC, ST, OBC का आरक्षण सरेंडर। जैसे ही एक राज्य बन गया कश्मीर, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म। और इवन जिन नगर पालिकाओं में, जिन जिलों में, मल्लापुरम जैसे जिलों में बहुमत आ जाता है, वहां पूछिए वो लोग अपनी संस्थाओं में कितना SC, ST, OBC को देते हैं। तो बहुत साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इनका एक ही एजेंडा है, येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, चाहे देश का 25 साल बाद, 50 साल बाद क्या हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। पहले भी एक बार देश को तोड़कर सत्ता पाई थी, और आज। और मैं एक लाइन और ये बड़ी लाइन आप कह रहे हैं, बंगाल बड़ी लाइन आप कह रहे हैं, मुझे इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा, मुझे इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा। लाइन को कंफर्म करने के अभी एक लाइन और कह दूं जी, 10 सेकंड, एक लाइन और कह दूं। जी जी जी, देखिए, बंगाल के बारे में पीड़ा और ज्यादा दुख देती है। 1905 में अंग्रेजों ने डिवीजन किया था बंगाल का ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, यानी आज का बांग्लादेश ईस्ट बंगाल और आज का पश्चिम बंगाल। तब अविभाजित बंगाल का डेमोग्राफी जानते क्या थी? 1/3 मुस्लिम और 2/3 हिंदू। आज केवल 100-115 साल के बाद यदि आप अविभाजित बंगाल को ले लें तो ये डेमोग्राफी बदल गई। आज 2/3 मुस्लिम, 1/3 हिंदू हो गए। यानी 700 साल के मुस्लिमों के प्रभाव में जितना कन्वर्जन नहीं हुआ, उतना पिछले 100 साल में पहले अंग्रेज और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने। और मैं आपको बताऊं, विदेश में एक बंगाल के सांसद ने मुझसे पीड़ा व्यक्त की थी अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में। इसलिए मेरे भी ध्यान में नहीं था। मैं इसका जवाब आजाद साहब से ले लूंगा, लेकिन पहले संजय सिंह को लेकर आना चाहता हूं। संजय सिंह, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका भी इसमें एक राज्य है पंजाब, और पंजाब का आंकड़ा भी मैंने शेयर किया, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, अभी तक तो हम बॉर्डर की घुसपैठ के बारे में सुनते थे कि बॉर्डर पे घुसपैठ होती है और पॉलिटिकल तुष्टीकरण होता है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में भी तुष्टीकरण होता है। ये एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है और आंकड़े बहुत चौंका रहे हैं और निश्चित तौर पर चिंतित भी कर रहे हैं। और जब मैंने आज इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट किया और फेसबुक पर डाला तो मुझे जबरदस्त रिस्पांस मिला इसका, और लोगों ने बड़े सारे सवाल पूछे। संजय सिंह जी। अमीश देवगन जी, बिना टोके बिना रोके मैंने सुधांशु जी को सुना और मेरी भी बात बिना रोके टोके सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को, क्या ST, SC समाज को भारतीय जनता पार्टी भारत का नागरिक भी मानती है क्या? अगर बीजेपी के राज्य में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अपराध को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नफरत, सबसे ज्यादा भेदभाव दलित समाज के प्रति बीजेपी शासित राज्यों में हुआ है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, अभी गुजरात के अंदर एक दलित बच्चे ने गेंद पकड़ लिया, उसका अंगूठा काट दिया गया। यह 2023 में हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक पुलिस का जवान दलित समाज से था, घोड़ी पर बैठ गया, गोलियां चलने लगी। बुलंदशहर में CRPF का जवान, वो घोड़ी पे चढ़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेता है। आजादी के 75 साल के बाद भाजपा शासित राज्यों में यह घटनाएं हो रही हैं कि मध्य प्रदेश में दलित समाज के एक व्यक्ति को शमशान में अपनी लाश दफनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अनशन करना पड़ता है। अब आपको आरक्षण की हकीकत बताता हूं। और अमीश देवगन जी, शिकायत आपसे है, सीधी शिकायत। आपने रमेश पोखरियाल निशंक का पार्लियामेंट में दिया गया उत्तर देखा कि नहीं देखा? 2018 से लेकर 2022 तक पिछले 4-5 वर्षों के अंदर 17 से लेकर 22 तक का आंकड़ा किसने दिया? पोखरियाल ने दिया है पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने बताया है 48% ओबीसी समाज के और SC, ST समाज के 62% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं IIT और IIM में। और आरक्षण की हकीकत सुनिए, अब आरक्षण की हकीकत सुनिए। पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ST और SC OBC का रिजर्वेशन प्रोफेसर की नियुक्तियों में, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में थोड़ा बहुत नहीं, डकार जा रहे हैं, खा ले रहे हैं पूरा। पता नहीं चल रहा है उसका कहां चला गया वो रिजर्वेशन। इनसे पूछिए भाजपा से, किस विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने
ओबीसी को 27%, एसटी को 15%। आप अपने राज्य पंजाब की तो बात कर लीजिए पहले थोड़ा। एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं, आप पंजाब, मैंने तो आपके पंजाब के संदर्भ में सवाल पूछा। आप गुजरात चले गए, आप मध्य प्रदेश चले गए, आप सब जगह घूम के आ गए, आप पंजाब पे भी सर जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल बहुत सरल है। पंजाब में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोटा है 25%, अभी मात्र 12% इसका लाभ मिल रहा है, क्यों? आप आजादी के 75 साल के बाद एक दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, आपने अपने टीवी चैनल पे बहस किया? बीजेपी का एजेंडा लेके बैठ जाएंगे, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे? ये बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। आप बताइए मुझे, इनसे पूछिए कितने विश्वविद्यालयों में। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, आंकड़ा इनकी तरफ का जो आंकड़ा है। तो अगर आपको लग रहा है ये बीजेपी का एजेंडा है तो आप काउंटर करिए कि ये गलत है बात। ये डाटा कोई बीजेपी ने तो दिया नहीं है, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का डाटा है। एक सेकंड सर, आप एजेंडा की बात करें, एजेंडा को आप ध्वस्त कर दीजिए। आपके पास संजय जी बहुत अच्छा मौका है, मंत्री का डाटा पार्लियामेंट में संजय जी आपके पास बहुत शानदार मौका है, ध्वस्त करिए पूरे, आप पूरे एजेंडा को ध्वस्त कर दीजिए। आप बताइए पंजाब में ओबीसी आरक्षण का कोटा कितना है और कितना दे चुके हैं? यू डिमोलिश इट राइट नाउ। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए और बीजेपी से जवाब लीजिए। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया? मैं वो जवाब ले लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का भी आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन आपकी मर्जी है। आपने इनसे पूछा उत्तर प्रदेश मैं सारे सवाल पूछ लेता हूं सबसे जी। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तभी देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खा लिए थे इन लोग, ये भाजपा के लोग। सुधांशु त्रिवेदी, कोर्ट ने कहा तब जाके ओबीसी को आरक्षण मिला। वो कह रहे हैं ये जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का डाटा है, ये आपका एजेंडा है। आप पोखरियाल पर पूछिए सवाल उनसे पहले, डाइवर्ट मत कीजिए। अब मैं पोखरियाल पर सवाल पूछिए पहले। एक करके आप पोखरियाल जी पर भी जवाब दूंगा। आप उनका संजय जी, अब मैं उम्मीद करूंगा जैसे शांति से मैंने आपकी बात सुनी, अब आप भी वैसे ही शांति से बात सुनिएगा। मैं क्रमवार उत्तर देता हूं। पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति पर सर्वाधिक अत्याचार के आंकड़े में नंबर 1 राज्य है राजस्थान। पहला आपका ये फैक्ट क्लियर कर लीजिए, ये एकदम डाटा अवेलेबल है। दूसरी बात, जो मैंने अपनी बात कही थी अमीश जी, मैं कायम हूं। जैसे ही वो दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता तो सब भूल जाते हैं। बाकी राज्य तो ये मंझाए आए। संजय जी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, वहां एक बच्ची साक्षी की हत्या की गई ना, चाकुओं से किस निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ उसकी हत्या की गई, वह भी दलित समाज की थी। गया कोई दलितों का लंबरदार? गए कोई वहां पर? अगल बगल के राज्यों में तो जाते हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, यहां आपकी सरकार है, कोई जाकर बोला हो तो बताइए। क्योंकि दूसरा वाला वोट बैंक दिख रहा था। अगर हत्या भी हो जाएगी, चाकुओं से गोद कर हत्या हो जाएगी दलित बेटी की, तो चिंता नहीं है, क्योंकि किसका समर्थन करना है और किसको समर्थन लेना है, ये वोट के तराजू पे तौल के देखा जाता है। इसीलिए मैंने पूरी इनाम। अब तीसरी बात, जो इन्होंने पोखरियाल जी की, प्रोफेसर की बात कही, संजय जी आपके तो नेता कहते हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन पढ़े लिखे को इतना नहीं पता है, यदि एक पोस्ट क्रिएट होती है तो वो आरक्षित होती है कि अनारक्षित होती है? पहला पद अनारक्षित होता है, दूसरा पद कहीं पर दूसरा पद आरक्षित होता है। और बड़ी सी क्लियर बात है, अधिकांश अवसरों पर प्रोफेसर की कितनी पोस्ट क्रिएट होती है मैं पूछता हूं। जैसे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट 1 आती है, एडिशनल सेक्रेटरी की 2 आती हैं, तो जब पहला पद क्रिएट होगा तो वह अनारक्षित होता। हां, क्या बोल रहे, पढ़े लिखे हो, आईआईटी खड़गपुर के है ना आपके जनाब, उनसे पूछिए। अरे भाई, अगर एक डिपार्टमेंट में 6 लेक्चरर होंगे तो रीडर की पोस्ट कितनी होगी? 3। प्रोफेसर कितनी होंगी? 1। यह है झूठ सरासर। ठीक है, जवाब देते हैं। जनता को भरमाने का ये प्रयास करते हैं, यह तो एक सत्य है। और कुल मिलाकर अपने राज्य का तो जवाब नहीं देते भाई, पंजाब का तो जवाब नहीं दिया। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, और कोई बात नहीं रहती है, ये जितने लोग कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे कर्नाटक में दलित नेता कांग्रेस का ही हो, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उसके घर पे हमला हो जाए, या उत्तर प्रदेश में अरुण माहौर जैसा दलित जो कि गोरक्षक था, उसकी हत्या हो जाए, या साक्षी की हत्या हो जाए, जैसे ही दूसरा वोट बैंक दिखेगा। ठीक है, आजाद साहब से मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, फिर मैं आजाद साहब से पहले मैं बता दूं, इन्होंने मुझसे 1 मिनट, अमीश जी मुझसे सवाल किया इन्होंने, मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, देन कीर्ति। अमीश जी मुझसे सवाल किया। जी। हाँ, पहली चीज, साक्षी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर,
इन्होंने अमित शाह का इस्तीफा मांगा अभी तक? एलजी विनय कुमार सक्सेना का इस्तीफा मांगा? उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ, एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहां पे? इनकी पार्टी का कोई नेता अपना चेहरा दिखाने गया था वहां पे? सवाल हमसे पूछ रहे हैं आप? हमारे पार्टी ने, हमारी सरकार ने उस परिवार को मुआवजा देने का काम किया, जो मरहम हम रख सकते थे हमने अपनी ओर से प्रयास किया। दूसरी बात, झूठ मत बोलिए टीवी चैनल पे, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। पूरे देश के अंदर आपने ऐसे ऐसे करके ही पोस्टें निकाली है, 2 पोस्ट 4 पोस्ट, 2 पोस्ट 4 पोस्ट, वैकेंसीज खाली हैं, जी जी, स्थान रिक्त हैं। अगर एक साथ निकालेंगे तो एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन देना पड़ेगा, इसलिए एक साथ पोस्ट नहीं निकालते, इसलिए रिजर्वेशन नहीं देते, इसलिए पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, अरे ये उस पार्टी से है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 97 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज से नहीं बना। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये नफरत करते हैं दलित समाज से, ये नफरत करते हैं समाज के वंचित लोगों से, ये नफरत करते हैं आदिवासी समाज से, ये उनको अछूत मानते हैं। आज भी इनके राज्य में एक दलित बच्चा जी, आपने अपनी बात को रखा। अब देखिए, काट लिया जाता जी, है। ये दलित परिवार को आज भी शमशान में लाश दफनाने की इजाजत नहीं है मध्य प्रदेश में। नहीं, मैं टेक्निकल पॉइंट का उत्तर देना चाहता हूं। आप एक साथ दे दीजिएगा सुधांशु जी। कीर्ति आजाद इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का शांति से। कीर्ति आजाद साहब, मैंने एक आंकड़ा जुटाया, जवाब नहीं मिला कि साक्षी के हत्यारों के लिए क्यों नहीं उग्र प्रदर्शन किया, बस। बाकी अब बोलिएगा आगे। जी, आजाद साहब पहले बोले, फिर मैं आपको सुधांशु जी बराबर का मौका दे दूंगा। मेरा निवेदन मानिए। इस्तीफा लिया आपने? संजय जी, ओके। कीर्ति आजाद ऑन स्क्रीन, जो आपका एलजी बैठा हुआ है। कीर्ति आजाद साहब ऑन स्क्रीन। कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, मेरा सवाल है, शाहीन बाग पे गए थे, वहां क्यों नहीं गए धरना करने? सबसे ज्यादा खेद तो गिरफ्तार इस करो बात का उसको, हुआ। क्यों नहीं गए भाई? सुधांशु मैं आपको आगे मौका दूंगा। कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, अब अपनी बात को रखिए, लेकिन उससे बाद में अपना सवाल ऐड करता हूं। बोलिए अब अपनी बात को। नहीं, मैं तो सुधांशु जी को बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति समझता था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब संजय सिंह जी ने कोई उदाहरण दिया तो उस उदाहरण में अपनी संवेदना देने की बजाय ये चले गए राजस्थान में कि सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई हैं तो राजस्थान में 1 नंबर है। हत्या देश के किसी भी कोने में हो, एक भी हो, वह निंदनीय है। और जिस प्रकार से सुधांशु जी ने कहा, मेरे ख्याल से उससे बड़ी और कोई निंदनीय बात नहीं हो सकती। यह बात कर रहे हैं ओबीसी की, एक ऐसे होता है वैसे होता है, लेकर ये हिंदू मुसलमान पे ही जाना चाह रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन है, देश में है, और जिन जिनको रिजर्वेशन मिला है उनको रिजर्वेशन मिलता है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं तथ्यों पे आता हूं केवल, मैं राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में होने थे, वो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया इनके चुनाव को और कहा कि ओबीसी को जो पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। ये यूपी से ही आते हैं ना सुधांशु त्रिवेदी जी। संवेदनहीन जो बातें इन्होंने की हैं, अरे भैया, अच्छा चुनाव हो गए, मुझे बहुत इस चीज का खेद है। संशोधन के चुनाव हो गए। एक मिनट, नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि तब चुनाव रोके थे या नहीं रोके थे? हो सकता है मेरे से निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट से हुए, आप नहीं, हाँ हो गए, रोके थे या नहीं रोके थे? हाँ, अरे भाई, वो चुनाव गुजरात की ले लीजिए, हो गए कि नहीं? आपने कहा चुनाव नहीं हुए, इसलिए मैंने कहा। अरे सुधांशु खुद बोल रहे हैं, संजय जी, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं बीच के अंदर। अरे भाई संजय जी, आपसे इतनी अपेक्षा करूंगा, इतना बड़ा झूठ न बोले। पिछले महीने चुनाव हुए, 17 के 17 नगर निगम। अरे आप झूठ बोल रहे हैं भाई, नहीं हुए। आपने ओबीसी का इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तब तो बोलना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट से हुआ, आप अरे कैसे खाया भाई? ओबीसी आरक्षण के साथ हुए, हद होती है झूठ बोलने की। अरे क्या मजाक की बात कर रहे हैं? उसके बाद कोर्ट पर आपने नहीं दिया भाई, हद होती है झूठ बोलने की। संजय जी, आपसे मैं अपेक्षा नहीं करता। एक भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने परमिशन आप तीनों वरिष्ठ हैं, आप तीनों वरिष्ठ हैं, तीनों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं तीनों का सम्मान करता हूं। एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। भैया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा था, ये लोग आपस में लड़ने लग गए।
मैं संजय जी ने बात कही सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने बात कंप्लीट करने नहीं देते। सुधांशु जी के साथ यही है, दूसरे की बात कंप्लीट नहीं कर देंगे तुरंत आ जाते हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या समस्या इनको, अरे भैया, क्यों ये, क्या ये इनके मुंह में कोई बीमारी है क्या, पढ़ करते हैं। अरे भाई दूसरे को बोलने दो, मैंने तो आपको नहीं टोका था। आपके केएस झावेरी थे ना जिन्होंने रिपोर्ट दी थी गुजरात के अंदर। बड़ा झूठ बोलोगे कि चुनाव नहीं हुए, ओबीसी का कोटा बढ़ाना चाहिए। एक मिनट, अरे भाई, उन्होंने ओबीसी कोटा को बढ़ाने के लिए गुजरात में पिछले साल कहा, स्थानीय निकाय चुनाव के समय में। आज तक उस रिपोर्ट को आपने बाहर नहीं किया। आपने ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। यूपी में आप जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके आपको रद्द नहीं किया, आप बिना उसके आप करने के लिए तैयार थे। आपने जिस प्रकार से क्या कहा जाए, आपने, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता, आपने उन पिछड़े, उन दलितों के बारे में जैसे आपने बात की, इस तरीके से बात को फेंका गया। राजस्थान में तो 1 नंबर पे, यानी दूसरे तीसरे नंबर पे जहां हो रहा है वो ठीक है। क्या ये तरीका है? क्या ऐसे आपको संवेदनशील नहीं होना चाहिए? क्या आप इसी तरीके से बात करते रहेंगे? आप दिल्ली में बात करते हैं, संजय सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी सरकार है, अमित शाह से आपको मांगनी चाहिए कि वो तुरंत इस्तीफा दें। मणिपुर में देखिए आप क्या हो रहा है अभी, वहां पे भी तो कुकी और मेती लोग हैं, ये लोग भी तो ओबीसी हैं, ये भी तो रिजर्वेशन से बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं वहां पे, और आज से नहीं 1.5 महीने से मर रहे हैं। और खेद है कि अमीश देवगन उसको एक बार भी नहीं दिखा रहे कि किस प्रकार से वहां पर निर्मम तरीके से उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। से पहले अपनी रिसर्च, क्या हो रहा है? खेद जताने से पहले रिसर्च कर ले। तो अमित शाह से मणिपुर के बारे में मैंने ही सवाल पूछा था सबसे पहले अपने इंटरव्यू के अंदर, शायद आपने वो सुना नहीं होगा, उसके बाद आपकी कानों तक नहीं दिया पहुंचा होगा, हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन आपने काफी सारी बातें करी। अब एक सेकंड पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं सर। एक दूसरे के राज्य की क्यों बात करें, अभी पश्चिम बंगाल के राज्य की बात कर लेते हैं ना। कीर्ति आजाद साहब, आप ही से सवाल है मेरा सर। श्रेणी ए में 81 जातियां हैं, 81 में से 73 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं। अब मैं आपको 2011 का डेटा बताता हूं, इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में व्यूअर्स, आप सुनिएगा और सच्चाई आपको खुद पता लगेगी। 2011 से पहले ओबीसी जातियां थी 108, 2011 से पहले मुस्लिम ओबीसी जातियां थी 53, यानी 49%। 2011 से पहले हिंदू ओबीसी जातियां थी 55, यानी तब हिंदू जातियां ज्यादा थी और मुस्लिम कम थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा मामला पलटा 2011 के बाद कि मुस्लिम ज्यादा होगी और हिंदू कम होगी, जबकि हिंदुओं की आबादी 70% है। अब ये बताइए, ये गेम किसने खेला है, किसने खिलवाया है, सच क्या है और इसमें स्पष्टीकरण क्या है? आजाद साहब। चुनाव बेचारे जीत नहीं पाए, दीदी और दीदी करते चले गए, इनसे कुछ बना नहीं, तो अब ये जातियों पे चले आए हैं। आपको मालूम है कि सबसे बढ़िया अगर स्कॉलरशिप, पारितोषिक अगर कहीं पर ओबीसी के लोगों को दिया जा रहा है तो वह मेधाश्री के रूप में बंगाल में दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि पहले जो अकलियत के लिए जो पारितोषिक आ रहा था, ये दोनों केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। ओबीसी वाला पहले केंद्र सरकार देती थी, लेकिन राज्य सरकार 100% अपनी ओर से उसको दे रही है। और आज आपकी कुछ नहीं चल रही तो आपने एक नया चीज निकाल दिया, और विशेष करके विपक्ष के राज्यों के, यूपी में बताइए कितने हैं? क्या यूपी में ओबीसी, यूपी में ये प्रॉब्लम सर, ये डेटा बीजेपी का नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा है ये डेटा बीजेपी ने नहीं निकाला है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, यूपी का भी तो डाटा होगा, नेशनल कमीशन का यूपी का भी तो डाटा होगा भाई, मध्य प्रदेश का भी तो डाटा होगा। सर ये वो डेटा है जिसके अंदर ओबीसी में मुसलमानों को दिखाने का प्रयास हो रहा है। ओके, मैं सीधा जवाब लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं सिलेक्टिव डेटा आया है ये, और 2011 के अंदर जातियां जब ज्यादा थी तो ज्यादा दिखाई देती थी, आज कम दिखाई दे रही है। और श्रेणी ए में अगर 81 में से 73 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है? और आप अपने डेटा को छुपा रहे हैं, ये भी आरोप है, जवाब दे दीजिए सुधांशु। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि कीर्ति आजाद जी को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। पढ़ मुंह बुलाते हैं, ये सब, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं करता है, आपको भी इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। अब मैं जवाब, मैंने केवल ये बात बोली कि आपके मुंह से निकल गया था कि चुनाव नहीं हुआ, आपको कह देना चाहिए था हाँ वो गलत था, चुनाव हो गया। अब इसलिए मैं आगे की बात कहता हूं। और जो बात आपने कही अमीश जी, मैं उस बात पर भी संशोधन करता हूं। 2011 में संख्या कम थी, आज बढ़ गई है, इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि उसमें इस कदर बढ़ते। और दूसरा मैं कहूंगा, इससे बड़ा तो इस्लाम धर्म का मजाक नहीं हो सकता, जो धर्म कहता है कि हमारे यहां तो बराबरी है, हमारे यहां तो ऊंचा नीचा कोई है नहीं, और सेकुलरिज्म के सुरमाओं ने खूब ऊंच नीच बांट दी।
मुस्लिम ओबीसी भी हो गए, मुस्लिम एससी भी हो गए, और उसके बाद कालर ऊंची करके कहते हैं कि साहब बराबरी की बात है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने व्यूज और आइडियाज मंगाए हैं पब्लिक से और रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के लिए लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। धार्मिक संगठनों से यानी रिलीजियस जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सुझाव मांगे हैं। 14 जून को ये पीआईबी ने अभी 6:56 पर ये पोस्ट डाल दिया है। इस समय की बड़ी खबर है, नेशन वाइड यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुझाव मांगे गए हैं। मैं आपको बता दूं, धारा 370 प्रभु श्री राम का मंदिर और यूसीसी बीजेपी के कोर एजेंडा में से एक है। और क्या मोदी सरकार का अगला कदम यूसीसी होगा? क्या इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों में यूसीसी कमीशंस का गठन हो चुका है, वहां पर कैबिनेट को इसके बारे में ब्रीफिंग दी जा चुकी है। यह इस समय का बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, देश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। और मेरे साथ इस समय सुधांशु त्रिवेदी है, एमपी बीजेपी के, एमपी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, फॉर्मर एमपी एंड टीएमसी सीनियर लीडर कीर्ति आजाद। आजाद साहब, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर, ये जो यूसीसी के लिए इनवाइट किया है, क्या आपको गेम लगती है इसके अंदर, क्या रणनीति लगती है? रणनीति तो बड़ी स्वाभाविक है, सामने एनआरसी, सीएए सब कुछ इलेक्शन के पहले आता है और उसके बाद वो चला जाता है। अब यूसीसी आई है, राम मंदिर इनका एक मुद्दा है, राम मंदिर इनके कारण से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वो राम मंदिर का हुआ। अब ये अपने ऊपर लेते कि नहीं साहब हमने राम मंदिर बनाया, तो मुझे तो समझ में नहीं आता। ये सारी चीजें बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के एमएसपी से दिग्भ्रमित करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए लोगों का, ये बातें शुरू कर देते हैं। क्योंकि यूसीसी में भी इनको वही फायदा होता है, रिलीजियस फायदा होता है, हिंदू मुसलमान वाला। इनको जब एनआरसी सीए करते हैं तो उसमें वही फायदा होता है। अभी ओबीसी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये बजरंग दल बजरंग बली कर गए, बजरंग बली को मानने वाले लोग, वो बजरंग दल का अपमान कर दिया तो बजरंग बली का अपमान हो गया, मुझे गाली पड़ गई। ये इस तरीके से भ्रमित करते हैं। नहीं, मुझे बताइए, हिमाचल में 95.17% इनके हिंदू हैं, वहां केवल 2.18% मुसलमान हैं। उसके बाद हिमाचल में मुंह की खा गई है। कर्नाटक की इनकी स्थिति तो पंजाब में आपने इनको ठोक दिया, तो अब ये मुझे पता इनके पास कुछ बचा नहीं है। बंगाल में इनकी ऐसी हालत हो गई दीदी करने के बाद कि यही मुद्दे कहीं न कहीं राई में से पहाड़ ढूंढते, पहाड़ में से राई निकाल के ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए लोगों का। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से किसानों के ऊपर तो सजेशन मांगे गए हैं। आपका भी, आपकी सरकार, आपका भी जो सजेशन हो दे दीजिएगा, आप भी, आपकी पार्टी का भी जो सजेशन होगा वो जाएगा ही। लेकिन क्या बिल्कुल जाएगा सजेशन, अवश्य जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ये डाइवर्ट करने के लिए टॉपिक है, ये पहला रिएक्शन ही था। कीर्ति आजाद टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं उनके, उन्होंने बोला ये डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज आ रहे हैं। और ऑपोजिशन के हवाले से जो सोर्सेस से खबर आ रही है वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करना चाहती है मोदी सरकार और उसी प्लान का हिस्सा है ये। क्या बड़ा हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, मुझे लगता है कीर्ति आजाद इतने वरिष्ठ नेता हैं, परंतु वो कितना अपने अल्प ज्ञान का प्रकटीकरण कर देते हैं। मान्यवर, ये यूसीसी हम अभी लाए हैं क्या? ये पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉ कमीशन ने बनाया। मुझे इस विषय की जानकारी अभी आपके ही डिबेट शो में आपके द्वारा प्राप्त हुई। लॉ कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसने किसी विषय पर सुझाव मांगे हैं तो यह एक संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। पर जहां तक राजनीतिक पक्ष है, मान्यवर, यूसीसी हमारे एजेंडा में आज से नहीं, भाजपा की स्थापना से नहीं, जनसंघ की स्थापना से 51 में है। और मैं आपको चुनौती से कहता हूं, भाजपा का एक चुनावी घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में यह ना हो। हमने आज तक 71 साल में किसी मुद्दे पे अपना स्टैंड नहीं चेंज किया है, आपकी पार्टी की तरह कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर ममता जी ने सोमनाथ चटर्जी पे बतौर स्पीकर फाइल फेंक दी थी, और वो 2007 था और 2017 में कहा मैं देखती हूं कौन आप लोगों को बाहर निकालता है, और आज उनको पिछड़े रास्ते से आरक्षण भी देने की बात हो रही है, तो वो पलटा जाता। दूसरा, कीर्ति आजाद जी, आपको ध्यान ही नहीं है, ये तो संविधान की मूल भावना में लिखा है। नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं संविधान के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें यूसीसी है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक नहीं, कई बार सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है
तो जो न्यायालय बोल चुका है, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी, और वो जो हमारे एजेंडा में पिछले 71 साल से है, 72 साल से है, उसमें किसी को नजर आए कि ये तत्काल हो रहा है, और बड़ी आश्चर्य की बात होती है, जिसमें समान नागरिक संहिता है, उसमें हिंदू मुसलमान कैसा भाई? इस देश में एक राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, वो कौन राज्य है पता है आपको? कीर्ति आजाद जी को से पूछिए, क्या उन्हें पता है एक राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? आजाद साहब बताइए, पूछ रहे हैं। आप दे दीजिए, आपको ज्ञान मालूम होगा, आपको पता है, गोवा में है। चलिए मैं बता देता हूं। हाँ, वो गोवा में है और वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन भारी संख्या में है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, सिखों को कोई आपत्ति नहीं, मुझे मत सिखाइए, जैनों को कोई आपत्ति नहीं, आप अभी आए, यहूदियों को कोई आपत्ति नहीं, 3 बार से पारसियों को कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मान्य उसमें व्यक्तिगत मामले में मत जाइए, मैं तो सिर्फ तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। केवल एक ही को है, कारण जानते क्या है? बंगाल में तो बात अलग है, दे दिए जो अभी मैंने भी तथ्य आपको दे दिए कि गोवा में है कोई, और वो भी इसलिए तो मैंने पुर्तगालियों ने कहा, अच्छी संख्या में है ना, जब वह दे रहे थे, हाँ सुनिए ना, से वो जा रहे थे तो उन्होंने तो कहा क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट में है, किसी को कोई समस्या नहीं है। पुर्तगालियों ने कहा कि सबको बराबर का सम्मान होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आपके कारण से नहीं है। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, अब आप आ गए ना, मेरी बात आपने सिद्ध कर दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी वजह से नहीं है, ऑलरेडी एक देश में इसमें सिद्ध वाली क्या बात है, संविधान के निर्माताओं के आप अपने ऊपर क्रेडिट ये मत लिया सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है, मगर जो आप अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं, आप जो किसी को दूसरे को गिराने की कोशिश मत कीजिए, झूठा बनाने का प्रयास मत कीजिए, क्रेडिट मत लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अल्प ज्ञान है कि आपको नहीं मालूम था कि गोवा में, अरे अभी तो आप कह रहे थे कि हम लाए हैं, तो मैंने आपको बता दिया, तो मैंने मानिए कि आपको मैंने बताया, अब आप कह रहे हैं मालूम ही नहीं था, आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आपको दिया, मैंने आपको ज्ञान दिया। अरे ज्ञान के लिए धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे ज्ञान दिया, ये मत कीजिए कि मैंने ये कह दिया तो ऐसे हो गया। प्लीज आपकी पार्टी आप दूसरे को छोटा दिखाने का कोशिश न करें, समझ गए? आप दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास न करें, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा। आपको सिखाया मैंने, आप बोलिए धन्यवाद, आप मुझसे बड़े हैं, आपने मुझे बताया, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद। देखा, मेरी बात कह दी, मेरा ये कर दिया, क्या है आप, क्या है भैया, भगवान है आप? अरे भाई आप अपने आप को भगवान मानने की बात कर रहे हैं ना, कभी आपको ज्ञान दिया कि आप नहीं? ऐसे बोल रहे हैं, आप आपको ज्ञान दिया कि नहीं? आप उसको बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ पूछा, गोवा के बारे में ज्ञान, अरे भाई मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये हम चुनाव के समय नहीं लाए हैं, ये संवैधानिक दृष्टि से एक राज्य में लागू है। मैंने आपको मालूम है, 9 साल से आपकी सरकार है, अपसेट हो गए, 9 साल से सरकार है आपकी, आपने अभी तक क्यों नहीं किया? पड़ गया, अभी तक क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, ठीक है, संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्यों नहीं सरकार? अच्छा, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, अब मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये मैं अपनी एक बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बीच में आगे डिस्टर्ब करने लगे। जैसे ही मैंने इन्हीं के मुंह से सच उगलवा दिया कि ये चुनावी मुद्दा भी नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, ये बेरोजगारी से, महंगाई से, तो ये पूरी तरह अपसेट हो गए। सबको अलग कर देना, ध्यान बटा देना। आजाद साहब आपने आजाद साहब आपने काफी देर बोला। आजाद साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप देखिए, एक सेकंड देखिए, अब सुधांशु मैं आपके वापस आऊंगा। एक सेकंड, आजाद साहब कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, चलिए इस समय महंगाई की दर कितनी है? मैं विषय पर आऊंगा। सुधांशु आप बड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1250 रुपए का सिलेंडर है, 300 रुपया रोज का कमाता है आदमी। अरे महंगाई की दर। संजय सिंह को मुझे लेके आना पड़ेगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। मेरा बार बार निवेदन, आप लोग मान ही नहीं रहे। संजय जी, यूसीसी के ऊपर आपका पहला रिएक्शन। हमें भी अपनी बात रख लेने दीजिए। सर माजरत चाहता हूं मैं, आप भी जान रहे हैं, दोनों वरिष्ठ लोग हैं, मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, यूसीसी के ऊपर जो अभी लॉ कमीशन ने का यूसीसी पे भी बोलूंगा, लेकिन सुधांशु जी ने पूरे देश के सामने आपके राष्ट्रीय चैनल पर एक झूठा तथ्य रखा। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता हो तो वो माफी मांगेंगे। मैं आपके सामने आंकड़े पढ़ रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट 40 केंद्रीय विद्यालयों में 27% एससी की खाली है, 33% एसटी की खाली है, 41% ओबीसी की खाली है।
आगे पढ़ रहा हूं, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 76% एससी की खाली है, 86% एसटी की खाली है, 94% ओबीसी की खाली है। प्रोफेसर की पोस्ट 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 82% एससी की खाली है, 93% एसटी की खाली है, 96% ओबीसी की खाली है। अब जरा सी भी नैतिकता अगर सुधांशु जी में है तो पूरे देश से अपनी पार्टी की ओर से जवाब सुधांशु जवाब आरटीआई का जवाब है। लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में लक्ष्मण यादव अध्यापक हैं, वो पढ़ाते हैं वहां पे, उनकी आरटीआई में दिया गया जवाब है सरकार का। माफी मांगिए पूरे देश से आप। यूसीसी के ऊपर आपका क्या रिएक्शन था वो आपने नहीं दिया संजय जी। यूसीसी पर आपने रिएक्ट नहीं किया। खाली पद हम भरेंगे अमीश जी। संजय जी अरे जवाब है ही नहीं। खाली पद एसटी एसटी ओबीसी के पेट और पीठ दोनों में ठीक है जवाब लेते हैं। सुधांशु जवाब ये हम भरेंगे। अरे भाई कितना हाइपर काय चले जा रहे भाई, इतना हाइपर काय हो रहे हैं। अब संजय जी एक ही लाइन में बोलूंगा। अरे पूरी बात बोलो ना, कितने जनरल की पोस्ट खाली वो भी बोलो, पूरी बात बोलिए, कितनी जनरल की पोस्ट खाली है वो भी बोलिए। नंबर 1, नंबर 2 इस पर पूरी बोलिए, बताइए कितनी जनरल की पोस्ट खाली है, बोलिए। देखिए नहीं बोलेंगे। और ये किसका डाटा है, ये किसका डाटा है भाई, ये कहां से लिया गया डाटा है? आरटीआई अरे बोलिए भाई, और पूरी पोस्ट बताइए, जनरल का डाटा भी बताइए। और मैं बता रहा हूं क्या तरीका है अमीश जी बहस करने का। मैंने इनसे कहा और ये बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, 40 केंद्रीय अच्छा चलिए, अब एक मिनट 93%, 95% आरक्षण एसटी एसटी का खा गए आप। अच्छा ठीक है, आपने ये विषय को रखा, जवाब दे दूं भाई। 86% जी लेकिन अब मूल विषय पे भी आ जाते हैं। अब मैं जवाब दे दूं। ये लक्ष्मण यादव, अरे संजय जी बताइए, संजय सिंह को दिया, संजय जी सुनिए, आरटीआई संजय दिल्ली सरकार में बताइए, दिल्ली सरकार में जो प्रोफेसर को डाटा दिखाइए देश के सामने, दिल्ली सरकार में बोलिए, दिखाइए डाटा, बोलिए दिखाइए डाटा दिल्ली का। लो फिर बोलने लगे, क्या तरीका अमीश जी बहस करने का? मैं आपको बता रहा हूं। संजय जी आपके बीच में वो नहीं बोले, संजय जी आपके बीच में वो नहीं बोले। अब उनको 40 सेकंड दीजिए ना अपनी बात को रखने का। सुधांशु यू मेक योर पॉइंट। सुधांशु यू मेक योर पॉइंट। कोई बात नहीं, चलिए। दिल्ली सरकार तो आपकी इतने साल से चल रही है, बोलिए दिखाइए, बोलिए डाटा। दिल्ली सरकार के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितने एससी एसटी ओबीसी के पोस्ट है बताइए। यहां भाषण देने चले आते हैं, पूरी बात बताइए, या तो जनरल का भी बताइए, केंद्रीय विद्यालयों का, और किसका डाटा ये बताइए, नहीं तो अपनी सरकार का बताइए, दिल्ली में कितनी पोस्टें भरी है। ठीक है संजय, बोलिए, जवाब दीजिए। संजय जी जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ रहा हूं। नहीं मैं पढ़ रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए। और अपना सोर्स भी नहीं बता पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, अरे सुनिए भाई, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पूछा ना, बताइए। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत पद, अरे भाई मैं एसटी दिल्ली समाज सरकार के 1352, आपकी सरकार में बताइए। अच्छा ठीक है, दिल्ली सरकार संजय जी को दीजिए ना 30 सेकंड। फिर मैं बता दूं सुधांशु जी, संजय जी को 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड आप बोलने नहीं देंगे। उसका जवाब मैंने अमीश देवगन जो प्रोग्राम के एंकर है उनको आरटीआई का जवाब भेज दिया। अब संजय जी को 20 सेकंड दीजिए ना। दिल्ली सरकार का संजय जी अच्छा ठीक है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है। संजय जी सरकार का तो पता होना चाहिए ना। सुधांशु जी शांत आरक्षण क्यों खाया? अच्छा आप देखिए, माफी मांगिए देश से। एसटी एससी ओबीसी समाज से पहले माफी मांगिए। आपकी सरकार ने 93%, 86% आरक्षण खाया इनका। पिछले 6 मिनट से कौन भरेगा? अरे किसने खाया भाई? अरे किसने खाया भाई? खामखा में खाया। आपकी सरकार ने। डाटा के आधार पे बोल रहा हूं भाई? आपकी सरकार ने। अरे किसने कहा? अरे पिछले 7 मिनट से मानेंगे भाई, किसने नियुक्त कर दिया? डाटा खाना वो होता है, डाटा की नौकरी खाई नहीं खाई उसी पे चर्चा हो रही है, और हो गई उस पे भरपूर चर्चा। मैं विषय पर आना चाहता हूं, और विषय ये है संजय जी, आपने जो अभी इस समय की बड़ी खबर, और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार का बड़ा बयान है कि जल्द हो सकते हैं चुनाव। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है कि जल्द होंगे चुनाव। आप देखिएगा, लोकसभा चुनाव को लेकर यह बयान दे दिया है नीतीश कुमार ने। सुधांशु त्रिवेदी, इसी साल हो जाएंगे लोकसभा चुनाव, ये कह रहे हैं नीतीश बाबू। नीतीश कुमार, हम कह सकते हैं जो विपक्षी मोर्चा इकट्ठा हो रहा है
उसके सर्वे सर्वा है अपने आप में। और हो सकते हैं जैसा लगातार ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि विपक्ष का बड़ा चेहरा भी हो, प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी हो। इस पर रिएक्शन क्या है आपका सुधांशु त्रिवेदी? 10 सेकंड में आपका रिएक्शन। जल्द होंगे चुनाव, नीतीश बाबू एक नया शगुफा ले आए हैं। देखिए, नीतीश जी की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है और बिहार में वो उत्तरोत्तर अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। तो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कभी राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर दौड़ने की कवायद करते हैं और कभी जो है इस प्रकार की बात कहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उनकी कीर्ति आजाद आपका रिएक्शन, कीर्ति आजाद, क्योंकि आप बिहार से ही आते हैं मूलतः। योर रिएक्शन टू दिस? नहीं, देखिए सुधांशु जी तो बेचारे क्या कहेंगे, इतने सीनियर लीडर है। नीतीश कुमार उनके साथ 20 साल तक ये रहे सरकार में, और कुछ गड़बड़ हो तो ये तुरंत उन्हीं के ऊपर कह दे, जबकि डबल इंजन की सरकार अच्छा कोई काम हो तो क्या करते थे। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो यह सोच के कहा होगा कि विपक्षी एकता जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये मोदी सरकार को खतरा हो रहा है। वैसे ही लोग, जनता की लड़ाई भाजपा से है। इस बार कोई नेता लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जनता ही लोग भाजपा को हराएंगे। तो विपक्षियों को एकत्रित होते देखते हुए जब सब एकत्रित हो रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बात हुई है, जो दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है उसके खिलाफ में सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। 23 तारीख को हमारी मीटिंग होने वाली है पटना के अंदर। इन सबों को देखते हुए इनको डर बिल्कुल सहम गए। लेकिन आपको लगता है जो अटल जी ने करा था, जो अटल जी ने गलती कर दी थी, अटल जी ने गलती कर दी थी, वो गलती दोबारा करेगी बीजेपी? नहीं, वो तो उस समय एक जो ये इंडिया बनाया था इन्होंने, वो इंडिया का खबर ही ठीक नहीं गया था। जी वो उस समय, इस कारण से हम लोग 2004 में हारे। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये फ्री की पॉलिटिक्स कहां जा रही है। बीसी आवाज पे टक्कर। अब मैं आपको एक अलर्ट करने वाली खबर बताने जा रहा हूं व्यूअर्स, आइए उस खबर को देख लेते हैं। यह खबर हर उस व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए एक आईना है जिन्होंने बीते कुछ साल में फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में किसी पार्टी को वोट दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए, नेताओं ने जनता को वोट के बदले फ्री वाले एक से एक बढ़ के ऑफर दे डाले। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, प्रचंड जीत मिली और बीजेपी बुरी तरह से हार गई। लेकिन अब इसके आफ्टर शॉक्स महसूस होने लगे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करिए, क्योंकि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, अगर उनकी हंसी आपको चुभी तो समझिए फ्री की रेवड़ियों का भविष्य आपको साफ दिख जाएगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बस में टिकट फ्री का तो मर्द बने भी बुरके पहन रही। अब आया बुरका, हिजाब को बमड़िया मारे ना रे बाबा, हिजाब को बमड़िया मारे। 50 रुपए में बुरका खुदा पिनाया कि नहीं पिनाया। बेसिकली ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे ये लोग फ्री के चक्कर में बिक गए, अब बुड़का डाल के भी घूमेंगे फ्री के चक्कर में। दावा किया जा रहा है वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो सभी कर्नाटक के रहने वाले हैं और चुनाव के नतीजों पर जमकर उन लोगों ने मजाक उड़ा रहे हैं। जिन्होंने फ्री के चक्कर में वोट दिया, कुर्सी पर बैठे मौलाना कह रहे हैं कि बस में टिकट फ्री मिला तो मर्दों ने भी बुर्का पहन डाला जी। हिजाब की बात होती थी, 50 रुपए में खुदा ने बुर्का पहना दिया। मौलाना साहब की बात आपको एक वोटर के तौर पर तो चुभ रही होगी, लेकिन सच तो यही है कि भारत का सियासी कल्चर अब मुफ्तखोरी के वादों के इर्द गिर्द घूमने लगा है। लेकिन आपको समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती। मैंने ये बात कई बार बोली है। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतते ही बिजली के दाम 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए। और अब तो खबर है कि 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मई महीने की सैलरी तक नहीं मिल पाई है। हिमाचल का खजाना 1000 करोड़ रुपए के घाटे में है। हिमाचल सरकार ने 800 करोड़ का लोन अप्लाई कर डाला है, लेकिन लोन मिलने पर भी हिमाचल का खजाना 200 करोड़ के घाटे में रहेगा। ये सिर्फ कर्नाटक और हिमाचल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हर उस राज्य की हो सकती है जहां फ्री वाली सियासत पर जनता वोट दे देती है। श्रीलंका याद करिए, बार बार याद करिए।
क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए राज्यों के पास बजट ही नहीं होता और ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली मार भी उसी कॉमन मैन को पड़ती है, उसी कॉमन वुमेन को पड़ती है जिसने फ्री वाले लुभावने वादों में बहकर वोट दे डाला था। खैर, इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शायद अब जागरूक होंगे, पार्टियों से सवाल पूछेंगे, इन फ्री वाले वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे वो भी पूछेंगे। नहीं तो काम तो बढ़िया है, जो फ्री दे उसको वोट दे दो। और जैसा मौलाना साहब कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, मौलाना साहब कह रहे थे, 50 रुपए में बुड़का पहन लो। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन फिलहाल आज यही कहा जा सकता है कि ओबीसी बेचारा हो गया है क्योंकि तुष्टीकरण का मारा हो गया है। और ये जो रिपोर्ट आई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ये अपने आप में आई ओपनर है, यानी ज्ञान चक्षु कईयों के खोल देती है। नमस्कार।